नमस्कार साथियों, आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है मैकाले विवरण पत्र 1835। चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़रूरी हैं। पहला बिंदु है 10 जून 1834 को मैकाले ने कानूनी सदस्य के रूप में भारत में प्रवेश किया। 10 जून 1834 को मैकाले ने कानूनी सदस्य के रूप में भारत में प्रवेश किया। ये क्यों आया था? ये इसलिए आया था कि भारत में उस समय अनेकों कानूनी झगड़े चल रहे थे और जनरल एक प्रशासन का अधिकारी होता है, उसको कोई कानूनी ज्ञान नहीं था, है ना। हमने भी पिछली चर्चाओं में इस बात पर चर्चा की थी कि वो सामान्य प्रशासन का अधिकारी होता है ना, जो जनरल होता है, और उसको कानून झगड़ों के विषय में कोई लॉ का ज्ञान नहीं था। इसलिए उसने सोचा कि कोई ऐसा व्यक्ति हो उसकी समिति में जो इन मामलों पर सलाह दे सके, इसलिए मैकाले को भारत बुलाया गया था। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 यानी बिंदु नंबर 2, इस समय भी प्राच्य पाश्चात्य विवाद जोरों पर था। मतलब अभी भी वो प्राच्य पाश्चात्य जो विवाद था ख़त्म नहीं हुआ था। 1813 की धारा 43 में जो बात कही गई थी जिससे प्राच्य पाश्चात्य विवाद उत्पन्न हुआ था, उसका भी कोई हल नहीं निकला था। ठीक है। बात नंबर 3 यानी बिंदु नंबर 3, तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने मैकाले से 1813 के आज्ञापत्र की धारा 43 की उचित व्याख्या देने और प्राच्य पाश्चात्य विवाद को निपटाने की बात कही थी। उनको पता था कि मैकाले जितना कोई विद्वान और दूसरा कोई नहीं है ना। यही है जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद को हल कर सकता है, निपटा सकता है। पॉइंट नंबर 4, मैकाले ने इस चुनौती को स्वीकार किया तथा 1813 के आज्ञापत्र की धारा 43 में जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जो बातें लिखी थी उनका गहन अध्ययन किया और उनका अध्ययन करने के बाद 2 फरवरी 1835 को अपना प्रसिद्ध विवरण पत्र विलियम बेंटिंग के पास भेजा, है ना। जो प्रसिद्ध विवरण पत्र था वो यही था, मैकाले विवरण पत्र 1835। इसी को उसने किसके पास भेजा था? विलियम बेंटिंग के पास। इस विवरण पत्र में निम्न बातें मुख्य थीं। पहली थी धारा 43 में वर्णित धनराशि गवर्नर जनरल अपनी इच्छा से खर्च कर सकता है। धारा 43 में वर्णित धनराशि गवर्नर जनरल अपनी इच्छा से खर्च कर सकता है। ठीक, हम इसके लिए किसी शर्त से बाध्य नहीं हैं। उसने ऐसा नियम बना दिया, ठीक, कि जिसको चाहेंगे वो उसी को खर्च करें। दूसरी जो मुख्य बात इसमें थी विवरण पत्र में, वो थी भारतीय विद्वान का अर्थ संस्कृत के पंडित तथा अरबी फारसी के मौलवियों से नहीं है, बल्कि भारत के उन लोगों से भी है जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ते हैं। ठीक, मतलब सबका उसने ध्यान रखा, सबकी बात उसने कही। फिर बिंदु नंबर 3 जो महत्वपूर्ण थी इस विवरण पत्र में, धारा 43 में वर्णित साहित्य शब्द का अर्थ सिर्फ संस्कृत या अरबी फारसी साहित्य से ही नहीं, बल्कि इसमें मिल्टन की कविताएं एवं लाक का दर्शन भी शामिल है। कुल मिलाकर मैकाले के विवरण पत्र के अनुसार भारतीय विद्वान वो जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाता है, और साहित्य का मतलब वो जो अंग्रेजी दर्शन और कविताओं को शामिल करे है। ठीक है, इससे चीज़ थी। मतलब दोनों में अंग्रेजी को प्राथमिकता दी। मैकाले ने क्या किया? दोनों ही तरफ से बातें कर दी ना। उसने दोनों ही बातों में अंग्रेजी को ज़्यादा प्राथमिकता दी और अंग्रेजी के पक्ष में जो है निम्नलिखित तर्क भी दिए जो इस प्रकार हैं। ये देखो, छठा पॉइंट है। इसमें क्या हुआ था कि दोनों तरफ से उसने अंग्रेजी की बात तो कही थी और फिर अंग्रेजी क्यों, इसके लिए उसने तर्क दिए। मैकाले के अनुसार भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाया जाए, जिसके पक्ष में मैकाले ने निम्नलिखित तर्क दिए। पहला दिया क्योंकि अंग्रेजी शासकों की भाषा है। ठीक, मैकाले ने कहा अंग्रेजी जो है शासकों की भाषा है। दूसरा जो तर्क था, ब्रिटिश सरकार में नौकरी के लिए ज़रूरी है, जो अंग्रेजी पढ़ेगा उसको ब्रिटिश काल में जो उसमें व्यवस्था चल रही थी, शासन व्यवस्था, उसमें उसको नौकरी मिलेगी। तीसरा तर्क, क्योंकि भारतीय खुद अंग्रेजी सीखना चाहते थे। उसने ये बताया कि भारतीय खुद अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, इसलिए हम अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। चौथा, क्योंकि अंग्रेजी दुनिया का सबसे विकसित ज्ञान आज अंग्रेजी भाषा में ही है, क्योंकि दुनिया का जो सबसे विकसित ज्ञान है वो अंग्रेजी भाषा में ही है।
उसने अंग्रेजी के पक्ष में ऐसा तर्क दिया था। फिर उसने कहा था क्योंकि आज भी भारत में कोई एक भाषा नहीं। अब बात करेंगे पांचवें तर्क की, जो अंग्रेजी माध्यम के पक्ष में थी। देखो इसमें था क्योंकि आज भी भारत में कोई एक भाषा बोली नहीं जाती जिसे माध्यम बनाया जा सके, है ना, जिसको साधा जा सके कि इसके माध्यम से ही हम पूरे भारत पे जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं या हम इसको अपने शासन में शामिल कर सकें। इसको एक मतलब ये एक जरिया मिल गया कि हम इसलिए अंग्रेजी को और ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। ठीक। छठा, क्योंकि अंग्रेजी सीखना आसान है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मैकाले की कुछ दूसरी बातें जो कही गई हैं उनको जान लेते हैं। पहली बात है कि मैकाले ने भारतीय साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का मजाक उड़ाते हुए कहा था, ठीक है, कि अंग्रेजी यूरोपियन साहित्य की एक अलमारी संपूर्ण भारतीय साहित्य से भी बेहतर है। उसने ये कहा था मैकाले ने। ठीक। दूसरा, ज़्यादा लोगों को थोड़ा ज्ञान देने से अच्छा है कि थोड़े लोग जो उच्च वर्ग में हैं उनको ज़्यादा ज्ञान दिया जाए, ताकि शिक्षा इन थोड़े लोगों से छन छन कर बूंद बूंद रूप से निचले लोगों तक पहुँचे। इससे कंपनी के कंधों पर भार नहीं पड़ेगा। इस नीति को इतिहासकारों ने अधोगामी या निस्यंदन नीति या छन्नीकरण की नीति कहा है। ठीक है। निस्यंदन नीति का मतलब क्या था कि ज़्यादा लोगों की अपेक्षा थोड़े लोगों को ज्ञान दिया जाए, जिससे वो शिक्षा जो है उनसे छन छन कर नीचे के लोगों में पहुँचे। ठीक। इसी को इतिहासकारों ने अधोगामी, निस्यंदन नीति या छन्नीकरण की नीति कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। बात करते हैं मैकाले के जो दूसरे कथन दिए थे उनके, उसमें बिंदु नंबर 3, 7 मार्च 1835 को विलियम बेंटिंग ने मैकाले के विवरण पत्र को मंजूरी दे दी, जिसके परिणाम स्वरूप यह निर्धारित किया गया कि आगे से भारतीय साहित्य के प्रकाशन पर कंपनी कोई खर्चा नहीं करेगी। एक बार फिर से देखिए, 7 मार्च 1835 को विलियम बेंटिंग ने मैकाले के विवरण पत्र को मंजूरी दे दी, जिसके परिणाम स्वरूप यह निर्धारित किया गया कि आगे से भारतीय साहित्य के प्रकाशन पर कंपनी कोई खर्चा नहीं करेगी। और मैकाले के घोषणा पत्र से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। ठीक है, इसी के सुझाव के कारण मैकाले के घोषणा पत्र से ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। फिर भी प्राच्य पाश्चात्य विवाद नहीं सुलझा था। ठीक। और फिर हम मैकाले को आधुनिक भारतीय शिक्षा का अग्रदूत भी मानते हैं। तो ये था मैकाले का विवरण पत्र जो 1835 में लागू हुआ। इसकी कुछ मूल बातें थीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम प्राच्य पाश्चात्य विवाद पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।